हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में मैं एक और लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जनन, प्रजनन भी इसको कहते हैं। बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन की निरंतरता या जीवन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें संतान की उत्पत्ति होती है। संतान की उत्पत्ति से संबंधित, है ना, ओरिजिन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वी कैन से दैट। एक जीव है, उससे नए जीव का निर्माण, और इससे लाइफ की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। यही है प्रजनन। और इस टॉपिक के अंतर्गत, प्रजनन के अंतर्गत, कई सारी चीजों को हमें डिकोड करना होता है। कई सारे कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोटे तौर पर हम दो कैटेगरी में इसे बांट करके डिस्कस करेंगे। एक एनिमल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म, और दूसरा प्लांट। दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। जंतुओं के प्रजनन विधि का मैकेनिज्म और पादपों के प्रजनन विधि का मैकेनिज्म, दो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है। ऑल्दो जंतु में हम ज्यादातर फोकस किस पे करेंगे? ज्यादातर फोकस हम ह्यूमन बीइंग पे करेंगे, क्योंकि मानव प्रजनन तंत्र की अपनी एक जो जो जटिल कार्य प्रणाली है, उसको डिकोड करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना कहीं ना कहीं जरूरी है। सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जनन या रिप्रोडक्शन जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सो इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। क्योंकि ये प्रक्रिया चलेगी तभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी, इस तरीके से लाइफ की गतिशीलता बनी रहेगी। और अगर प्रजनन रुक जाए तो फिर तो अस्तित्व पे ही खतरा है। जीवन में जनन का, रिप्रोडक्शन का खासा महत्व है, विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यूटी या निरंतरता को बनाए रखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। इट इंश्योर्स दैट कि लाइफ चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर विधियों की बात करें, मोड्स की बात करें, वैसे हमारा टॉपिक हमने आपको बता दिया कि इसमें हम लोग एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बात करेंगे। बट प्लांट एनिमल दोनों को कंबाइन करके अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के जो मोड्स होते हैं वो दो कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया जाता है। एक है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। मतलब एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो लैंगिक जनन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और जो अलैंगिक जनन है ये बहुत सिंपल है, ये सरल है, सरल जीवों में भी होता है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, और ह्यूमन बीइंग इसी का एग्जाम्पल है। मनुष्य इसी का एग्जाम्पल है। इसकी खासियत ये होती है कि इसमें मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, यानी मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। सिंगल पेरेंट से संतान उत्पत्ति की स्थिति नहीं है। एसेक्सुअल में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां मेल फीमेल दोनों गैमेट्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप इंसान के संदर्भ में संभवतः ये जानते हैं कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है पुरुषों के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पर्म सेल, शुक्राणु। ये एक तरीके का सेल है, कोशिका है, रिप्रोडक्टिव सेल इसको कहते हैं। और फीमेल में जो सेल होता है रिप्रोडक्टिव सेल, जिससे संतानों की उत्पत्ति संभव है, उसे हम ओवम या अंडाणु कहते हैं, एग सेल कहते हैं। पुरुषों से स्पर्म और महिलाओं से ओवम। यही स्पर्म और ओवम या इसके जो गैमेट्स है, जब ये मिलते हैं, फ्यूज्ड होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, ये ये मान लीजिए, चलो समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये स्पर्म है और ये ओवम है, इसको हिट किया। तो जब ये फ्यूज्ड होते हैं, मतलब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, तो इससे एक कंप्लीट सेल बनता है, फुल सेल इसको कहा जाता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट मतलब युग्मनज। और इसी जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और यही एम्ब्रियो ग्रोथ की प्रक्रिया को फॉलो करते 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 एक वेल डेवलप्ड बेबी के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी कहने का मतलब सिंपल है कि एक इंसान के लिए अगर हम बात करें तो इंसान की लाइफ की शुरुआत एक सेल से होती है, जिसे युग्मनज या युग्मनक कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट बना है स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से।
इसी जाइगोट बनने की प्रक्रिया को एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर एक खास जगह पे होती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से मर्ज होते हैं, जाइगोट बनता है, उससे फिर नए लाइफ की शुरुआत होती है, क्योंकि यही जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा और यही एम्ब्रियो यूट्रस गर्भाशय में एक बेबी के रूप में कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन के प्रक्रम में एक नई जिंदगी की शुरुआत किस सेल से होती है? तो एक नए लाइफ की शुरुआत जाइगोट से होती है, क्योंकि यही जाइगोट आगे डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बेबी बनेगा। सो दिस इज द गारंटी ऑफ न्यू लाइफ बिगिनिंग, यू कैन से दैट। अब यही है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। इस प्रकार का जन्म जिसमें नर और मादा युग्मक का फ्यूजन होता है, संलयन होता है। दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स मिलकर के एक जाइगोट बनाता है और उससे फिर आगे नए लाइफ की शुरुआत होती है। तो दो एकल जीव, एक मेल है एक फीमेल है, मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं और इस क्रम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में एक्चुअली में गैमेट्स बनते हैं। मेल गैमेट्स स्पर्म से और फीमेल गैमेट्स ओवम से। तो ये पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे पहला पॉइंट है और इसी से संतान की उत्पत्ति होती है। और नया जीव जब बनता है ना, इसमें जैसे बेबी बन गया, न्यू जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान ही होते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। अब इंसान की बात करें तो माता पिता से जो संतान बनेगा वो इंसान ही रहेगा। माता पिता के जैसे दो हाथ है, दो आंखें है, एक नाक है, दो कान है, दो किडनी है, एक हार्ट है, वैसे ही होगा, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, थोड़ा सा वेरिएशंस होंगे, डिजाइन सेम होगा बट फिर भी सारा कुछ सेम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिकली सिमिलर तो है संतान, बट नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। कार्बन कॉपी थोड़ी होता है। प्रजाति में वेरिएशंस उत्पन्न होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और हायर ऑर्गेनिज्म, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, चीता, टाइगर जैसे जो एक्चुअल में बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्राणी हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बड़ा सिंपल है, बैक्टीरिया वगैरह में, अमीबा वगैरह में हो सकता है, मतलब सेल डिवीजन टाइप का प्रोसेस है, वो बड़ा सिंपल है, आगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सेक्सुअल ही कॉम्प्लिकेटेड और उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं फिलहाल। और ह्यूमन बीइंग इसी का एग्जांपल है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगरी, है ना। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और मनुष्य की अगर हम बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो आप जानते हैं ह्यूमन का जब इस दुनिया में आगमन होता है, माँ के गर्भ से वो निकलता है, तो वो एक शुरू में बेबी होता है और ये बेबी अभी प्री मेच्योर है, अभी सेक्सुअली मेच्योर नहीं हुआ है। एक ग्रोथ के क्रम में ये आगे बढ़ते हुए एक एज पे पहुंचता है, तब जाकर के उस इंसान में सेक्सुअल मैच्योरेशन का एक दौर शुरू होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो बेबी से फिर उसे मेच्योर होना पड़ता है, जीवन का वो काल जब पुरुषों में स्पर्म बनना शुरू हो जाए और फीमेल बॉडी एग को प्रोड्यूस करना, रिलीज करना शुरू कर दे ट्यूब के अंदर, उस चीज को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। किशोरावस्था का, किशोरावस्था की इस अवधि को ना, जिस दौरान मेल में स्पर्म बनना शुरू हो जाए, फीमेल से एग का रिलीज होना शुरू हो जाए, दैट इज समथिंग प्यूबर्टी इसको कहा जाता है। और इन जनरल हम लोग जानते हैं कि प्यूबर्टी की अगर हम बात करें तो मेल में, पुरुषों में ये लगभग लगभग 13-14 साल में बोल रहा हूं यहां से शुरू हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूं। और फीमेल की अगर हम बात करें, ये मेल की बात हो रही है, तो फीमेल में ये दौर 12 से लेकर के 14 साल या 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योरेशन की प्रक्रिया की शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। अब इस क्रम में अगर मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, जो कि पूरा एक ग्रोथ प्रक्रिया से गुजरता हुआ सब ऑर्गन डेवलप होता है, तो मोटे तौर पर देखो, पहली बात तो मेल में जो स्पर्म बनता है, स्पर्म, स्पर्म क्या है? ये सेल है, आर सेल, रिप्रोडक्टिव सेल है, संतान तो इसी से उत्पन्न होता है। और ये स्पर्म, इसका अपना डिजाइन, एक सिंगल सेल है, बहुत छोटा होता है। अब देखो, इस छोटे से सेल में भी कई पार्ट होते हैं, ये हेड वाला पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है, मतलब कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन होता है। और इसके डिजाइन के कारण ही ये स्पर्म ऐसे तैरता रहता है और अपने टारगेट तक पहुंचता है और फिर ये ओवम के साथ मर्ज होकर के एक जाइगोट बनाता है। तो ये इसका डिजाइन है,
इसका हेड पार्ट भी है, इसका मिडिल पार्ट भी है, इसका टेल पार्ट भी है। और बेसिकली ये बनता कहाँ है? मेल में ये ग्लैंड है जिसको हम ग्रंथियां भी कहते हैं, टेस्टीज ग्रंथियां, वृषण ग्रंथि कहते हैं, यही स्पर्म बनते हैं। तो एक पेयर स्पर्म, ये एक तरीके से ग्लैंड है, यही से मतलब एक पेयर टेस्टीज, इसी में स्पर्म बनेगा। और उसके साथ ये डक्ट लगा हुआ है, स्पर्म डक्ट जिसको हम कहते हैं। और फिर एक पेनिस भी है। तो ये सब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो क्या क्या होता है देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर्स ऑफ टेस्टिस, मतलब एक पेयर टेस्टिस ग्लैंड, वृषण ग्रंथि, जिससे स्पर्म बनता है, ठीक है ना। और यही टेस्टिस, यही वृषण मेल गैमेट उत्पन्न करता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। तो ये तो अभी अभी मैंने बताया। और टेस्टिस से मिलियंस की संख्या में स्पर्म बनते हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए किसी एक स्पर्म की आवश्यकता होती है, बहुत तो लाखों की संख्या में स्पर्म बनते हैं। ओनली वन स्पर्म इज एसेंशियल टू हिट द ओवम सो दैट न्यू लाइफ कैन बिगिन, ठीक है ना। यद्यपि स्पर्म की अगर हम बात करें तो एक सेल है, बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, पर हर एक स्पर्म में एक हेड होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक टेल वाला पार्ट होता है। रियल में, वास्तव में हर स्पर्म में, स्पर्म क्या है? सेल ही है, तो कोशिका के समान इसके और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेल में जो चीजें होती है वो स्पर्म में भी होते हैं। तो स्पर्म इटसेल्फ एक सेल है, बहुत छोटा होता है, बट स्टिल इसके हेड पार्ट, मिडिल पार्ट, टेल पार्ट होते हैं, एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में जैसे मेल में टेस्टिस ग्लैंड होता है ना, वैसे फीमेल में जो ग्लैंड होता है वो होता है ओवेरी ग्लैंड, इसको कहते हैं अंडाशय, अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि में ही एग प्रोड्यूस होता है, जिसको हम ओवम कहते हैं। ये ओवम सेल है, ये भी एक सेल है, फीमेल के लिए होता है। जैसे मेल में स्पर्म है, फीमेल में ओवम है। और जब सेक्सुअल मैच्योरेशन की शुरुआत होती है तो हर महीने, मतलब ये जो ओवेरी है ना, यहां से, मतलब ऐसे समझ लो ये एक ओवेरी है, यहां से एक मेच्योर एग रिलीज होता है हर महीने। 13-14 साल से ये प्रोसेस शुरू होता है। और फीमेल बॉडी कहीं ना कहीं हर महीने, फीमेल बॉडी ऐसी होती है कि हर महीने एक तरीके से एग रिलीज करके उसका शरीर, फीमेल का शरीर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। बॉडी में कुछ एक चेंज होते हैं, ठीक है ना। अगर कंसीव हुआ, प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तैयारी खत्म हो जाती है और फीमेल बॉडी से ये कचरे के रूप में ये चीजें बाहर आती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल चलो मान लो यहां से एग, मेच्योर एग रिलीज हुआ, और ये ओविडक्ट, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब इसमें पहुंचा। और यहां अगर ओवम पहुंचा तो मेल साइड से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म आता है, अब ये स्पर्म यहां से होते हुए इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और जहां भी मान लो यहां पे एग है, तो यहां अगर गया और यहां पे इसने हिट कर दिया इसे, तो यही जाइगोट बन गया। तो जाइगोट इसी ओविडक्ट में बनता है। और अभी मैंने आपको क्या बोला था कि मेल स्पर्म पहुंचता है फीमेल फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। और फीमेल फेलोपियन ट्यूब में ओवेरी से ओवम आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर। अगर ये दोनों मिक्स हो गया, इस चीज को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल स्पर्म और फीमेल ओवम के गैमेट का मिलना बायोलॉजी की भाषा में फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये जो निषेचन है, इसी से तो जाइगोट बनता है ना, क्योंकि ये जाइगोट बना फिर उससे एम्ब्रियो बनेगा, तो जाइगोट तो नए लाइफ की गारंटी है ना। तो ये कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? तो इसका जवाब है फैलोपियन ट्यूब में होता है, फीमेल बॉडी में, ओविडक्ट में होता है। और फिर ये यहां पे होता है यूट्रस, गर्भाशय। तो थोड़ा सा ये ग्रो करता है और उसके बाद ये अच्छे से विकास के लिए इस जगह पे इम्प्लांट होता है। यूट्रस में बेबी का ग्रोथ होता है। ये तो इनिशियल प्रोसेस है जो यहाँ पे हुआ है। उसके बाद जब यहाँ इम्प्लांटेशन ठीक से हो जाता है यूट्रस में, फिर बेबी ग्रो करता है और फिर उसका अपना एक पूरा साइकिल जब कंप्लीट होता है तब वो बॉडी से बाहर आता है। तो फीमेल के लिए हम क्या बोलेंगे? फीमेल, जैसे मेल में हमने क्या देखा, एक पेयर टेस्टिस, उसके बाद स्पर्म डक्ट, पेनिस, एंड स्पर्म ही मेन सेल है। फीमेल के लिए देखा जाए तो फीमेल में हम कहेंगे एक पेयर ओवेरीज, अंडाशय, ये ओवम सेल रिलीज करता है। एक फेलोपियन ट्यूब, मतलब दो होते हैं दोनों साइड से, इधर भी इधर भी, ठीक है।
और फेलोपियन ट्यूब का मतलब ओविडक्ट एंड यूट्रस, इसी में बेबी का ग्रो होता है। और ये जो ओवेरी ग्लैंड है, अंडाशय जिसको हम कहते हैं, ओवेरी प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट जिसे एग सेल कहते हैं। एग सेल ओवेरी से प्रोड्यूस होता है और ये रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। सो मनुष्य के फीमेल संदर्भ की बात करें, मानव स्त्रियों में प्रत्येक महीने दोनों ओवेरी में से किसी एक ओवेरी से एक विकसित एग रिलीज होता है ओविडक्ट में। अभी जैसे मैंने बोला ना कि ये ओवेरी है और ये है फेलोपियन ट्यूब और यहाँ पे है यूट्रस, इसकी बात करें तो दोनों में से एक महीने, मान लो किसी एक ओवेरी से मेच्योर एग रिलीज हुआ, ओव्यूलेशन इसको कहते हैं, या तो इधर से होगा या इधर से। मान लो इधर से अगर हो गया तो यहाँ रिलीज हुआ, ठीक बात है। अब अगर स्पर्म आकर के यहाँ मिला तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नहीं बना तो फिर ठीक है, नहीं बना, दैट इज द केस, लेकिन तैयारी तो हुई। तो ये चीज होती है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन ह्यूमंस, in human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month, ठीक है, दोनों में से किसी एक से रिलीज होता है और बाकी फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है और वो फिर यूट्रस में फिर जो एम्ब्रियो होता है वो स्टैब्लिश होता है और वहां पे उसका विकास होता है, ठीक है ना। तो गर्भाशय वो भाग है, ये वाला पार्ट, जहां पे शिशु का विकास होता है, यहाँ नहीं होता है। ये तो बस इनिशियल काम यहाँ होता है, उसके बाद इसको यहाँ आना है, यहाँ स्टैब्लिश होना है, यूट्रस में होना है, ठीक है ना। और शुक्राणु की तरह ओवम भी एक सेल है, तो आपने ये देखा। तो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में हुआ, मेल फीमेल गैमेट का मिलना एक तरीके से फर्टिलाइजेशन कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब में ये होता है और उसके बाद फिर विकास के लिए आगे यूट्रस में चीजें, प्रक्रिया आगे बढ़ती है, बेबी का विकास यूट्रस में होता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि जैसे मेल में टेस्टिस ग्लैंड है वैसे फीमेल में ओवेरीज ग्लैंड है और ओवेरीज ग्लैंड से ही मैच्योर एग दोनों में से किसी एक ओवेरी से निकलता है ताकि आगे प्रेगनेंसी की प्रक्रिया आगे बढ़े। और वो कहीं ना कहीं शरीर कहीं ना कहीं उसके लिए तैयारी करता है, फीमेल बॉडी का डिजाइन ही ऐसा होता है ना। एक और बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि विभिन्न जंतुओं में एग एग की अगर बात करें, अंड कोशिका की बात करें, तो इसका साइज अलग अलग होता है। अंडाणु सेल है ये, ठीक है ना, अति सूक्ष्म सेल होता है। मनुष्य में हम कह सकते हैं द एग मे बी वेरी स्मॉल इन ह्यूमंस, मनुष्य के शरीर में ये काफी छोटा सेल है फीमेल के लिए। लेकिन अगर किसी दूसरे जीव की बात करें, जैसे मुर्गी की बात करें, मुर्गी के अंडे काफी बड़े होते, खुली आंखों से दिख जाते, सिंगल सेल है, मुर्गी का एग भी एक सेल ही है, वो खुली आंखों से दिख जाता, उठा लेते हो, अपवाद हो गया। आमतौर पर सेल बहुत छोटा होता है और ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक सेल बड़ा छोटा है, लेकिन मुर्गी का बड़ा होता है। और शुतुरमुर्ग जो एक पक्षी है, ऑस्ट्रिच, ये तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, ये भी एक सेल है। जैसे फीमेल बॉडी में एक सेल बनता है, उसी तरीके से मुर्गी का अंडा भी एक सेल है, शुतुरमुर्ग का अंडा भी सेल है, वो काफी बड़े होते हैं, बट मुर्गी इंसान वाला काफी छोटे होते हैं, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बता दिया है कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, मतलब युग्मक का संयोजन जिससे युग्मनक बनता है। युग्मक और युग्मनज में अंतर होता है। युग्मनज बनता है मतलब गैमेट से जाइगोट बनता है। ये देख रहे हो, स्पर्म आ रहा है बहुत सारे, एक स्पर्म हिट किया ओवम में, तो अब फ्यूजन हुआ और उसी से जाइगोट बना, इसको युग्मनज कहते हैं, गैमेट को युग्मक कहते हैं। और यहां से लाइफ की शुरुआत होती है, यही तो है। जनन प्रक्रम का सबसे पहला व्यवस्थित चरण क्या है? स्पर्म और ओवम का संलयन, संयोजन। द फर्स्ट स्टेप एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ऑफिशियल स्टेप in the process of reproduction is the fusion of sperm and ovum. When sperm come in contact with an egg, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, बहुत सारे शुक्राणु जब आते हैं तो उसमें एक शुक्राणु अंडाणु के साथ फ्यूज हो जाते हैं, बस एक की जरूरत होती है, एक स्पर्म चाहिए बस। और जब ये फ्यूज होते हैं तो इसी प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। और ये अभी मैंने बोला था कि कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है ना। निषेचन के समय
शुक्राणु और अंडाणु फ्यूज होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के बाद जो कोशिका मेच्योर सेल बनता है उसको युग्मनज कहते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट। तो इसलिए जाइगोट एक सिंगल सेल है, कंप्लीट सेल है, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इसी से नए लाइफ की शुरुआत होती है, क्योंकि जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल। आगे जाइगोट ही तो एम्ब्रियो बनेगा, बोलो हाँ। चलो जाइगोट एक सिंगल सेल है, लेकिन अब ये सेल डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, फिर एम्ब्रियो बनेगा और यही एम्ब्रियो आगे अब ये यूट्रस में बेबी के रूप में विकसित होगा। तो इसलिए जाइगोट नए लाइफ की शुरुआत है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और जाइगोट बनना ही, जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का कॉम्बिनेशन है, तो इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना? और निषेचन के क्रम में हो क्या रहा है, ये अभी आपको समझ में आ गया होगा कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन के क्रम में फीमेल के ओवम और मेल के स्पर्म का कॉम्बिनेशन होता है। अतः नई संतान में जो बनता है ना, क्योंकि उसमें एक पार्ट मतलब एक गैमेट मेल का है, एक फीमेल का है, एक माता का, एक पिता का। तो कुछ लक्षण माता पिता के गैमेट्स आए तो उसके साथ ही जीन्स आएंगे, तो कुछ लक्षण माता के तो कुछ पिता के आ जाते हैं। तो ये केस है। सो दिस इज द फर्टिलाइजेशन केस। चलो अब फर्टिलाइजेशन में हुआ क्या, जाइगोट बन गया, आगे संतान बनेगा, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फर्टिलाइजेशन के टाइप्स भी होते हैं? निषेचन, निषेचन कहां होता है, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। क्या होता है ये भी आप जानते हो। क्या इसके टाइप्स होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि मनुष्य में फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो आप कहेंगे फीमेल में होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। कोई कंफ्यूजन है? नो। उस जगह को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना? ओविडक्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये अंदर फीमेल बॉडी के अंदर होता है। क्या इस निषेचन को इंटरनल बोल सकते हैं, आंतरिक निषेचन बोल सकते हैं? इसका जवाब है यस। शरीर के अंदर अगर हो रहा है, कुत्ता बिल्ली बंदर हो या मनुष्य हो, इसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ये निषेचन आंतरिक है। अब आप सोचो, मैं फिश की बात कर रहा हूं, कुछ दूसरे जीव का एग्जाम्पल, ह्यूमन का तो हो गया। मछली में मेल फीमेल की बात करें तो ये जो तालाब में पानी होता है ना, वाटर, ये ओपन इन्वायरमेंट में एक्चुअली में ये अपने गैमेट को रिलीज करते हैं पानी में, फिश की अगर बात करें, और मेल के साइड से भी और फीमेल के साइड से भी, इंटरकोर्स की बात नहीं है। और ये ओपन इन्वायरमेंट में जब दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो लाइफ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये बाहर हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है, शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, तो इसको बाहरी निषेचन कहेंगे, एक्सटर्नल एल है, फर्टिलाइजेशन कहेंगे बाहरी। यानी निषेचन दो प्रकार के होते हैं जी, सिंपल। वह निषेचन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मादा मतलब फीमेल, आंतरिक कहलाता है। मनुष्य, कुत्ता बिल्ली बंदर गाय, ये सब इसी का एग्जाम्पल है, और मुर्गी भी शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन। लेकिन अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर ओपन एनवायरनमेंट में होती है, जैसे खुले वातावरण पानी में होता है मछली, इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल फिश जो है ना, मेल फिश स्प्रेड ओवर एग्स, यानी आप कह सकते हैं कि फीमेल अंडे देते हैं ओपन एनवायरनमेंट में, और मेल के जो गैमेट्स है ये इसके ऊपर स्प्रेड हो जाते हैं, और ओपन एनवायरनमेंट में ही नए लाइफ की शुरुआत हो जाती है। मछली इसी का एग्जाम्पल है। आगे देखो, वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक अथवा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हुए आपने देखा है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम, पानी की तरफ जाते हैं। जब मेल और फीमेल, नर मतलब मेल एंड मादा मतलब फीमेल, एक साथ पानी में आते हैं, तो मादा सैकड़ों अंडे देती है, फीमेल क्या देती है? फीमेल सैकड़ों की संख्या में, एक नहीं, एग देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है ना? मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे
कवच से ढके हुए नहीं होते हैं, ओपन होते हैं। ये अपेक्षाकृत काफी सॉफ्ट होते हैं अंडे जो दिए गए हैं, है ना। और जेली की एक पतली परत अंडों को एक साथ जोड़ के रखती है। देख रहे हो, ये सब अंडों को जोड़ के रख रहा है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। इससे इसकी सुरक्षा भी हो जाती है। और मान लो अभी क्या देखा कि फीमेल ने एक साथ पानी में, मेढक की बात करें, मछली में भी ऐसा होता है, बहुत सारे अंडे दिए, बोलो हाँ दिए। इंसान में क्या हो रहा था, वो एग सेल जो आ रहा था फेलोपियन ट्यूब में आ रहा था, अभी बॉडी से बाहर आया, है ना। अब नर क्या है, मेल, उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। अब ये जो अंडे है ना, एग, अब मेल के साइड से क्या होगा भाई साहब, स्पर्म आएगा, इस पे छोड़ दो शुक्राणु बहुत सारे, ठीक है, छोड़ दिया। और शुक्राणु का डिजाइन तो आपने देखा, ऐसे तैरने वाला पूंछ जैसा होता है, इधर उधर तैरते रहते हैं। और जैसे ये एग सेल के संपर्क में आते हैं पानी में, तो यहां पे बाहर पानी में ही निषेचन हो गया, शरीर के अंदर नहीं हुआ। तो ये मेढक का निषेचन और मछली का निषेचन बाहर ही तो है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन, यानी मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स का कॉम्बिनेशन शरीर के बाहर होता है, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मछली, स्टारफिश, मेढक इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ये सब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल। अब एक बड़ा सवाल आता है जहन में, हमने देखा कि फीमेल अगर मेढक है या अगर मछली भी है, तो ये एक अंडे नहीं बल्कि सैकड़ों अंडे देते हैं। सवाल है वाई, एक से काम नहीं चलेगा क्या? मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडे देते हैं? सीधा बात यहाँ प्रोटेक्शन की होती है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। और लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि फर्टिलाइजेशन हो, बॉडी में तो हो नहीं सकता है, बॉडी के बाहर होगा। तो आप, नेचर ने इनको कह दिया है कि एक तरीके से एक एडेप्टेशन दे दिया कि आप इतने अंडे छोड़ दो कि उसमें से बहुत सारे खराब भी हो गए, बहुत सारे खा भी लिए, किसी जलीय जीव ने खा भी लिया, एक आध तो बच जाएगा। ये काफी वल्नरेबल होते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में ऐसे छोड़ देते हैं और ये काफी सॉफ्ट होते हैं, इसको जलीय जंतु खा जाते हैं, ये खराब हो जाते हैं। तो इसलिए जानबूझ के शरीर से इतने ज्यादा एग छोड़ दिए जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक दो तो लाइफ को आगे बढ़ा ही देगा। इसलिए ये इसके साथ ये व्यवस्था होती है। प्रश्न बन सकते हैं, यद्यपि जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु भी मेल के साइड से आते हैं, लेकिन सारे अंडे का निषेचन नहीं होता है और वो नया जीव नहीं बन पाता है। इसका कारण ये है कि अंडे और शुक्राणु पानी में लगातार घूमते रहते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में, कोई प्रोटेक्शन है नहीं। वायु एवं वर्षा से प्रभावित रहते हैं क्योंकि इसमें कोई इस तरीके का प्रोटेक्शन नहीं है। तालाब में दूसरे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को खा जाते हैं। अतः अंड कोशिकाओं और शुक्राणु की बड़ी संख्या यहां जरूरी है, तभी एक आध भी अगर लाइफ को आगे बढ़ा देगा तो कंटिन्यूटी चलती रहेगी, ताकि इनमें से कुछ ना कुछ फर्टिलाइज तो होगा ही। तो इसलिए जानबूझ के ये एक साथ सैकड़ों अंडे इनको देने के लिए नेचर ने अलाउ किया है, जीवन की सततता बनी रहे, क्योंकि इनके ऊपर खतरा ज्यादा है, ऐसे समझ लो। सो दैट इज द केस, ये याद रखना है। तो ये प्रश्न और इसका आंसर दिलचस्प है, इसको भी आपने समझ लिया। तो अब तक हमने क्या देखा कि भाई साहब, जाइगोट बन गया फेलोपियन ट्यूब में, यानी कंप्लीट एक सेल बन गया और लाइफ की शुरुआत हो गई, नए लाइफ की शुरुआत हो गई, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अब यही जाइगोट आगे क्या बनेगा, यही तो एम्ब्रियो बनेगा। देखो, जाइगोट तो यहां बना, अब थोड़ा सा कुछ समय के बाद ये थोड़ा सा विकसित हो रहा है, लेकिन अच्छे से विकसित होने के लिए यहां आएगा, क्योंकि इसका विकास यूट्रस में होता है। यूट्रस में बेबी पूरी तरीके से विकसित होता है। ओव्यूलेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मेच्योर एग रिलीज होता है। फर्टिलाइजेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मर्ज होता है फेलोपियन ट्यूब में। अब उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणीय विकास यूट्रस में होता है, क्योंकि अब भ्रूण को इम्प्लांट किया जाना है यूट्रस में और फिर आगे ये एक बेबी का रूप ले लेगा, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है, डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक बात है, जो विकसित होकर के वही जाइगोट एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। ये सब मैंने आपको समझा दिया। और ये एम्ब्रियो लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है
तत्पश्चात कोशिकाएं ग्रुपिंग करने लगते हैं और विभिन्न उत्तकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं, और इस विकसित होती हुई संरचना को ही भ्रूण कहते हैं। यानी एम्ब्रियो से ही भ्रूण का विकास होता है, और वो भ्रूण आगे समय के साथ क्या होगा, गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाएगा, और वहां से फिर बेबी का विकास शुरू होता है। और गर्भाशय में, यूट्रस में भ्रूण निरंतर विकसित होता रहता है, और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, नाक, कान उसमें विकसित होने लगते हैं, यूट्रस के अंदर जो बेबी ग्रो कर रहा होता है। और कहते हैं एम्ब्रियो की वो अवस्था, याद रखिए प्रश्न है, भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसे फीटस या गर्भ कहा जाता है। मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो की एक खास स्टेज है जिसमें उसके सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, उसी को फीटस या गर्भ कहते हैं। थोड़ा सा विकसित एम्ब्रियो आप इसको कह सकते हैं। और जब ये फीटस विकास के क्रम को पूरा कर लेता है तो मां के शरीर से बाहर आता है, तो एम्ब्रियो से ही फीटस अगले स्टेज की तरफ जाता है, दैट इज द केस। और एक वेल डेवलप्ड बेबी बन जाता है, फीटस से ही बेबी बनता है, और ये फिर बॉडी से बाहर आता है, दैट इज द केस। अगर हैन की बात करें, मुर्गी की बात करें, थोड़ा सा अलग है। देखो क्या होता है ना, हमने देखा कि मुर्गी में भी इंसान की तरह आंतरिक निषेचन ही होता है, लेकिन वो अंडे देने वाले प्राणी। इंसान की तरह मुर्गी शिशु जन्म सीधे चूजा जन्म नहीं देते, चिक्स देते हैं नहीं। तो मुर्गी से अंडे आए, ठीक है ना, और इस अंडे में एम्ब्रियो का विकास हो रहा है बाहर, अंडे आने के बाद। और एक समय होता है, उसके बाद जब ये मैच्योर होता है तो अंडे का जो ऊपर का खोल होता है ना, वो फट जाता है, हैचिंग बोलते हैं इसको, हैचिंग। और हैचिंग के बाद ये फिर बेबी बाहर निकलते हैं, चिक्स जिसको कहते हैं। ये भी इंडिविजुअल लाइफ जी रहा है। तो मुर्गी आंतरिक निषेचन को शो करता है, लेकिन ये अंडे देने वाले प्राणी के एग्जाम्पल्स हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, मछली या मेढक की तरह बाहरी निषेचन नहीं होता है, लेकिन ये अंडे देने वाले प्राणी। परंतु क्या गाय और मनुष्य की तरह मुर्गी भी बच्चे जन्म देते ना? तो चूजे कैसे आते? तो अंडे से आते हैं। निषेचन के फौरन बाद, जैसे मुर्गी के शरीर में, ये मान लो चिकन है, इसके शरीर में जाइगोट बना, युग्मनज बना, तो इसके बाद ये इसका डिवीजन शुरू हो जाता है शरीर में, और ये ट्यूब में थोड़ा नीचे बढ़ने लगता है ये जाइगोट। और जैसे जैसे ये मुर्गी के शरीर में नीचे बढ़ता है ना, इसके ऊपर कवर आने लगते हैं, लेयर आने लगते हैं। तो जब युग्मनज लगातार विभाजित होता है मुर्गी के शरीर में, और ओविडक्ट में नीचे की ओर सरकता रहता है ना मुर्गी में, तो इसके नीचे बढ़ने के साथ इस पे सुरक्षित एक बहुत सारी परत चढ़ने लगती है, और मुर्गी के अंडे पे दिखाई देने वाला जो ऊपरी कठोर कवच होता है ना, यही परत होता है, ठीक है ना। कठोर कवच पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे को शरीर से आउट कर देती है, तो अंडे आ गए जी, अभी अंडा ही आया है। और मुर्गी के अंडे को, उसमें भ्रूण का विकास होता है, और इससे चिक बनने में, बेबी बनने में 21-22 दिन का समय लग जाता है, 3 हफ्ते का समय लगता है, तब जाकर के ये जो अंडा और चिक्स बना है ना, इसमें 3 हफ्ते का टाइम लगता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपने मुर्गी को वार्मथ के लिए, उस्माइन के लिए अंडे पर बैठा देखा होगा, अंडे पर वो बैठ जाते हैं, ग्रोथ के लिए वो जरूरी होता है। अंडे के अंदर चूजे का विकास इसी अवधि में होता है, और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद ये कवच फट जाते हैं, जिससे चूजे बाहर निकलते हैं, इसको हैचिंग कहते हैं, हैचिंग, स्फुटन जिसको कहा जाता है, हैचिंग। तो ठीक है, मुर्गी की कहानी थोड़ी अलग है, तो आपने समझ लिया। ये देख रहे हो, अंडा है, इसी में विकास हो रहा है। अंडे जब बाहर आ गए तो उसके बाद ये चूजा बनने में 21 दिन का समय या 22 दिन का समय लगता है, 3 हफ्ते का समय लगता है। ये एग है, और एग से चिक बना, और चिक ही आगे चिकन बन जाएगा, है ना। तो यहां पे आपने देखा मुर्गी में आंतरिक निषेचन, लेकिन अंडे देने वाले प्राणी। और बाहरी निषेचन वाले, मेढक मछली की बात करें तो बाहरी निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास, एम्ब्रियो का विकास शरीर के बाहर ही होता है, और भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता है, एक कवर के अंदर विकसित होता है। और भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोज उत्पत्ति होती है ना, फटता है वो, फिर निकलता है, ठीक बात है। और उस हिसाब से आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि मानव में जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के बारे में,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इज करेक्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आंसर को पढ़ लो। पहला, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली, नो, मनुष्य में आंतरिक होता है, तो ये तो गलत है। टेस्टिस में फर्टिलाइजेशन होता है? हो ही नहीं सकता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन टेस्टिस ना, टेस्टिस तो स्पर्म बनाता है। या तीसरा है, निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है, मतलब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव टुवर्ड्स द स्पर्म। देखो भाई साहब, ये है ओवेरी और ये है एफटी, फेलोपियन ट्यूब। तो मैच्योर एग तो यहां आ गया, लेकिन इसके पास जाना होता है शुक्राणु को। स्पर्म जाता है इसके पास तैरते हुए, ना कि एग जाता है स्पर्म के पास। यानी फीमेल सेल के पास मेल सेल को जाना होता है तैरते हुए। तो ये जो लिखा है ना कि निषेचन के दौरान एग सेल यानी फीमेल सेल स्पर्म की तरफ जाता है, फीमेल मेल की तरफ नहीं, बल्कि मेल का स्पर्म फीमेल एग की तरफ जाता है, तो ये भी गलत है। तो सही एक ही है कि बॉडी के अंदर होता है, स्त्री के भीतर निषेचन होता है, तो यही सही है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फीमेल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है जी। निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाहरी निषेचन को दर्शाते हैं? Which of the following is a set of animals in which all show external fertilization? जो शरीर के बाहर होता है। एक ऑप्शन कोई चुनो जिसके अंदर निषेचन बाहरी निषेचन को शो करता है। अब मुर्गी के कारण पहला ऑप्शन मैंने काट दिया, क्योंकि मुर्गी के शरीर में, इंसान के शरीर में आंतरिक निषेचन होता है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय, आंतरिक निषेचन। तो मुर्गी जैसे दिखा, काट दिया। छिपकली, तितली, मेंढक, आगे बढ़ते हैं। तितली, मेंढक, मछली, या फिर मेंढक, मछली, स्टारफिश। एक्वेटिक, देखो फ्रॉग फिश तो हमने देखा और स्टारफिश, इन तीनों का जिक्र किया गया है, तो बटरफ्लाई, लिजार्ड को छोड़ दो। ये अभी देखो कहीं पे इसका जिक्र है तो वहीं से प्रश्न ही आया। मछली, स्टारफिश, ये जलीय जीवों में तो होता ही है बाहरी निषेचन, और मेढक का तो एग्जाम्पल ही है। तो मछली, स्टारफिश, मेढक अगर सबसे ज्यादा दिख जाए कहीं पे ऑप्शन में, आगे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका सबसे सही आंसर डी विकल्प के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु अंडाणु के साथ फर्टिलाइज होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन भाई साहब जिस जगह पे होता है फीमेल बॉडी के अंदर, उसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो ये हो गया फेलोपियन ट्यूब, होने दो, यही पे होता है। निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है, नए लाइफ की शुरुआत क्या एम्ब्रियो से होती है, फीटस से, ओवम से? तो निषेचन के बाद तो इमीडिएटली जाइगोट ही बनता है। ये जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, बेबी बनेगा, वो ठीक है, लेकिन नए लाइफ की शुरुआत तो यहीं से होती है ना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, ये जाइगोट हो जाएगा, क्योंकि यही लाइफ की शुरुआत है, फुल सेल है। इसके साथ साथ एक और चीज आप समझो, आपने एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का केस तो देखा, इसके साथ साथ आप ऐसे भी समझ लो कि कुछ जंतु फर्टिलाइजेशन के क्रम में शिशु जन्म देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं। बेबी को जन्म देने वाले बीबी पेरस, और जो अंडे देते हैं उसे ओवी पेरस कहते हैं। अब मुर्गी को ओवी पेरस बोलेंगे, लेकिन मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर को जो शिशु जन्म दे देते हैं, देखो जो बेबी जन्म देते हैं, ये बिल्ली है, मनुष्य है, डियर है, ये सब जरायुज इसको कहा जाता है, जरायुज, शिशु जन्म देने वाले कई सारे। और जो अंडे देते हैं, चाहे मछली हो, चिकन हो, या फिर अंडे देने वाले और भी प्राणी, बतख हो, ऑक्टोपस हो, ये अंडे देते हैं, अंडज, अंड प्रजक जिसको कहते हैं। तो इन दोनों का अपना एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, परंतु कुछ अंडे देते हैं जो बाद में शिशु के रूप में विकसित होते हैं। तो वो जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उसे बीबी पेरस कहते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर हो गया। और वे जंतु जो अंडे देते हैं पहले, उसको हम ओवी पेरस कहते हैं। तो यहां पे अगर मुर्गी की बात होगी ना, हैन की बात होगी, तो देखो हैन ओवी पेरस है, लेकिन ये इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑल दो मेढक की बात करें, मछली की बात करें, ये सब ओवी पैरा से अंडे देने वाले हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बट मुर्गी
इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक तरीके से आप कह सकते हैं अंडे देने वाली चीज है, तो ये याद रखिएगा। मनुष्य, गाय, कुत्ते, जंतु को जन्म देते हैं, ये जरायुज है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोचिए, लेकिन मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु एग देते हैं। अब चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग देते हैं तो इनको ओविपेरस अंड प्रजनन बोल सकते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और नोट पॉइंट मैं यहीं पे आपको बता दूंगा, आईवीएफ किसको कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर उन माता पिता को संतान सुख दिया जाता है जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, फर्टिलिटी की समस्या होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी किसी फीमेल की मैं बात कर रहा हूं इन जनरल। अब यहां से एग निकला, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, लेकिन ये एग तो पहुंच गया यहां, बट यहां पे कहीं पे ब्लॉकेज है, फेलोपियन ट्यूब में कुछ ऑब्स्टेकल है, तो यहां स्पर्म आगे जा ही नहीं रहा है। जब एग से स्पर्म मिलेगा तभी तो जाइगोट बनेगा ना, लेकिन स्पर्म जाने के लिए ट्यूब में ही कुछ प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है। एक ये रीजन हो सकता है, और भी रीजन हो सकता है। मान लो एग ही नहीं बन रहा है, ये भी हो सकता है। कुछ यूट्रस में प्रॉब्लम है, मैं सबकी बात अभी नहीं करूंगा। आईवीएफ का बेसिक मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो चलो भाई साहब, क्या दिक्कत है, इस फीमेल को मैंने इसका नाम दे दिया ए। एक महिला है। देखो पुरुषों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अभी फिलहाल आईवीएफ के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। दिक्कत कुछ खास नहीं है, फेलोपियन ट्यूब में जहां फर्टिलाइजेशन होता है वहां दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। तो इसके लिए मेडिकल साइंस डेवलप हो चुका है। उसके जरिए क्या होता है कि फीमेल जो, मान लीजिए ए नाम की फीमेल है, इसमें एग तो बन रहा है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलाइजेशन होने में दिक्कत है तो एग निकालो, और इस फीमेल के साथ जो मेल है उसका स्पर्म लो और इसे बाहर निषेचित करवा दो, ठीक है, कोई बात नहीं। जो अंदर नहीं हो सकता है बाहर मेडिकली हो सकता है। अब मैं तो कितना आसानी से करवा रहा हूं, लेकिन इसकी पूरा तकनीक है, इसका पूरा प्रोसेस है। करवाया, और अब जो भी थोड़ा सा इसको कुछ टाइम तक इसको बाहर ही रखा जाता है, थोड़ा डेवलप्ड हुआ तो अब इसे इंजेक्ट करके यूट्रस में डाल दो, ठीक। जो चीज यहां पे नहीं हो रही उसको बाहर करवा दिया, बाकी चीजें वैसी ही है। मतलब ये नहीं है कि किसी ट्यूब के अंदर बेबी का विकास होता है, बेबी का विकास गर्भाशय में ही होगा। बस जो इनिशिएशन यहां नहीं हो रहा था उसको आपने बाहर कर दिया, थोड़ा सा आपने बाहरी सपोर्ट दे दिया, और उसके बाद अब इसे इंजेक्ट कर दिया यूट्रस में। अब बेबी यहाँ पे अपनी माँ के कोख में ही आगे बढ़ रहा है। कभी कभी ये भी खराब होता है, यूट्रस भी खराब होता है, तो फिर वहां एक दूसरे कोख की आवश्यकता होती है, उसको सरोगेसी टेक्निक कहते हैं। मतलब मान लो बाहर की प्रक्रिया हो गई, अब माँ के गर्भ में इसको इम्प्लांट करना है, ठीक है, तो गर्भाशय ठीक होना चाहिए ना। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो एक दूसरे महिला की जरूरत पड़ती है। ऐसी महिला को सरोगेट महिला माता कहते हैं। वो अपने कोख में उस बच्चे को रखती है, और फिर जब उसका जन्म होता है तो उसको बायोलॉजिकल असली माता पिता को दे दिया जाता है। तो सरोगेसी तकनीक है, उसके ऊपर अभी इतना ज्यादा एडवांस में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने समझा दिया, और एनसीईआरटी के इनपुट के आधार पर कुछ और बातें मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ महिलाओं की जो ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब है, इसी का जिक्र किया गया, वो अवरुद्ध हो जाता है। जैसे ओवेरी ठीक है, लेकिन ये जो ट्यूब है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया, तो यहां से स्पर्म नहीं आ सकता। यहाँ पे एग आ गया लेकिन स्पर्म नहीं आ सकता। तो ऐसी स्त्रियां कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होगी, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु को जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता ही बंद है, नहीं पहुंच पा रहा है, दिक्कत है। और ये शायद उस तरीके से ठीक भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके की स्थिति में ऐसे में डॉक्टर फ्रेश एग फीमेल से और इस फीमेल का जो मेल पार्टनर है उससे शुक्राणु लेकर के उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रख देते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से शरीर में। इसी को आईवीएफ कहते हैं। शरीर के बाहर वो काम हो गया, जो फेलोपियन ट्यूब में अंदर होता है वो बाहर आपने कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें हो गई तो कहीं ना कहीं जाइगोट बन गया बाहर, भाई साहब हुआ ना, जाइगोट बना ना, और जाइगोट से ही लाइफ की शुरुआत होती है। तो अगर निषेचन ठीक ठाक हो गया वहां पे, तो युग्मनज को अभी सीधा नहीं डाला जाता है,
लगभग 1 सप्ताह तक यानी 7-8 डेज तक इसको बाहर ही विकसित किया जाता है ताकि एक थोड़ा सा डेवलप्ड स्ट्रक्चर में ये कन्वर्ट हो जाए। इसको लगभग 1 सप्ताह तक बाहर विकसित किया गया और इसके बाद इस संरचना को जो वो मदर थी जिसका फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम था उसके शरीर में यूट्रस में डाल दिया जाता है। बस बाकी का कहानी नॉर्मल है। तो ये होता है आईवीएफ, ठीक है ना। अब इसके बहुत सारे कैटेगरीज भी है, ये तो मैंने एक सिंपल केस बताया आपको। अब जैसे बोला था ना कि किसी के यूट्रस में भी प्रॉब्लम है, अब जैसे ए नाम की महिला उसके फेलोपियन ट्यूब की प्रॉब्लम थी, तो चलो वो ठीक कर दिया। अब यूट्रस की भी प्रॉब्लम है तो क्या करें, तो फिर तो नए यूट्रस की जरूरत होगी, किसी दूसरी महिला की जरूरत होगी, उसके लिए टेक्नोलॉजी अलग होती है, सरोगेसी टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। उतना नहीं पढ़ना है आप लोगों को, फिलहाल बेसिक बात तो समझ में आ गया। सो माता के गर्भाशय में शिशु का पूर्ण विकास होता है, माँ के यूट्रस में ही होता है, कोई ट्यूब व्यूब में नहीं होता है। ऐसे बोलते हैं इसको टेस्ट ट्यूब बेबी। शिशु का जन्म सामान्य तरीके से ही होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परखनली शिशु जरूर कहते हैं, लेकिन वो यूट्रस में विकसित होता है। और आप ये सोच रहे हैं कि इसको ट्यूब में विकसित किया जाता है, हाँ किया जाता है ना, शुरू के 6-7 दिन, इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। बाकी बेबी का विकास तो 7-8 दिन के बाद तो माँ के शरीर में ही होना है ना। तो ये चीज होती है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और नोट पॉइंट देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है तो ये मुझे लगता है समझ लेना चाहिए। डॉली की बात कर ले। डॉली एक भेड़ है, आप सबने सुना होगा। 1996 में इसे, ये पहला क्लोन है जो किसी स्तनधारी का क्लोन था। स्तनधारी डॉली भेड़, इसको नाम दिया गया। मैमल्स, मैमल्स का ये एग्जाम्पल है। 1996 में स्कॉटलैंड में इसको लैब में तैयार किया गया था, एक हिसाब से, एक साइंस के जरिए। कैसे हुआ था मैं आपको बता दूंगा, पहले डॉली का नाम याद रख लो। स्कॉटलैंड में ये किया गया था और इयान विलमट की टीम थी, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। रॉसलिन इंस्टीट्यूट करके था एक इंस्टीट्यूट, स्कॉटलैंड, यूरोप। ये हुआ क्या था, देखो मैं शॉर्ट में बताऊं क्या हुआ था। ये जो फिन डॉरसेट भेड़ है ना, ये मान लो भेड़ ए है, और एक भेड़ था, एक भेड़ लिया गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईल। इसका चेहरा काला है, इसके बी के का चेहरा काला है, पहचान के लिए आप ऐसे समझिए। देखो क्या हुआ, ए और बी दो भेड़ हैं, फिन डॉरसेट ए और स्कॉटिश ब्लैकफेस, इसकी पहचान है चेहरा काला, ठीक है ना। और इन दोनों से बेसिकली डॉली का जन्म हुआ, और डॉली का जन्म इसके शरीर में हुआ था, बी के शरीर में। लेकिन इसके सारे फीचर ए से मैच करते थे, ये ए का कॉपी था। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, ये क्लोन था ए का। विकास बी के शरीर में हुआ, बी की भी कुछ भूमिका थी, अच्छी खासी भूमिका थी, लेकिन इसके जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इससे मैच नहीं करते थे। किससे मैच करते थे, ए से मैच करते थे, डॉली के। तो डॉली है सी, है ना दिलचस्प। कैसे हुआ था, देखो सिंपली ए के बॉडी से, मतलब स्तन ग्रंथि से एक सेल लिया गया, ये था ए का सेल, फिन डॉरसेट। और इस सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, आप जानते हैं सेल में न्यूक्लियस में ही डीएनए जेनेटिकल मटेरियल होता है, इसके न्यूक्लियस को निकाला गया, ठीक है। अब ध्यान रखो मैं क्या बोला, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए नाम के जो भेड़ है ना, उसके बॉडी के सेल से, मेमोरी ग्लैंड से, स्तन ग्रंथि से एक सेल निकाला गया और उस सेल से न्यूक्लियस निकाल लिया गया जिसमें जेनेटिकल मटेरियल होता है, ठीक है ना। और जो बी शीप है, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव जिसको कहते हैं, इससे एग सेल लिया गया, अंडाणु कोशिका, इससे बॉडी सेल लिया गया और बी से एग सेल लिया गया। अब इसमें भी न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस निकाला और इसका न्यूक्लियस भी निकाल के फेंक दिया, हटा दिया, मतलब साइड कर दिया। तो देखो जो बी का एग सेल था उसके न्यूक्लियस को रिमूव ही कर दिया। अब यहां बी का जो सेल है ये बिना न्यूक्लियस के है, दिख रहा है आपको। और याद रखना न्यूक्लियस में ही जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डीएनए वगैरह होता है, जीन वगैरह सब न्यूक्लियस का केस है।
अब जो ए का न्यूक्लियस था, सेल का जो न्यूक्लियस था, उसको इंसर्ट कर दिया गया बी के न्यूक्लियस लेस सेल में, क्योंकि इसका न्यूक्लियस तो पहले निकाल दिया था। तो अब एक सेल बना कंप्लीट, ठीक है ना, जिस जो एग सेल है बी का, लेकिन इसमें जेनेटिकल कंटेंट या न्यूक्लियस किसका है, ए का। ये चीज हो, अब इसी को आगे फर्टिलाइज करके बी के शरीर में इम्प्लांट किया गया और बी के शरीर में ही बेबी का विकास हुआ। लेकिन चूंकि इस सेल में न्यूक्लियस ए का था, तो इसलिए डॉली के सारे फीचर ए से मैच कर रहे थे, बी से नहीं मैच कर रहे थे। जेनेटिकली ये कॉपी था ए का, ऑल्दो बी के शरीर में इसका विकास हुआ। यही सब लिखा हुआ है, देखो। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को आर्टिफिशियल तरीके से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इवन अ सेल और इवन अ लिविंग बीइंग। जैसे ए भेड़ का कॉपी बनाया गया था सी को, और सी को नाम दिया था डॉली। फिन डॉर्सेट शीप से इसका कॉपी था, लेकिन इसमें हेल्प लिया गया था बी भेड़ का। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रॉसलिन इंस्टीट्यूट में की थी। इयान विल्मट का नाम भी याद रखना है, और इंस्टीट्यूट का नाम रॉसलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में ये किया गया था। उन्होंने एक भेड़ का क्लोन तैयार किया जिसका नाम डॉली रखा, और ईयर था 1996। यह क्लोन किया जाने वाला पहला मैमल था, स्तनधारी। इयान विल्मट की टीम ने ये काम किया था 5 जुलाई 1996। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपके बुक में भी ये याद रखना है। क्या हुआ था इसमें, थोड़ा सा कहानी तो मैंने बता दिया। डॉली की क्लोनिंग करते समय, डॉली को बनाते समय ना, फिन डॉर्सेट नामक मादा मादा मतलब फीमेल भेड़ के मैमल ग्लैंड से एक सेल निकाला गया, ये वाला जो अभी मैंने आपको बताया था। इससे इसके एक बॉडी से सेल निकाला गया, ठीक है, निकालने दो। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस टीप से एक एग सेल निकाला गया, यानी ए के बॉडी से सेल निकाला गया, और बी जो ब्लैक फेस ईव है उससे एग सेल निकाला गया, ये भी फीमेल है। और इस एग सेल से जो इसमें न्यूक्लियस था ना, इसको हटा दिया। तो इस एग सेल से केंद्रक को हटा दिया गया, और उसके बाद ए यानी फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को इसके सेल के न्यूक्लियस को यहां पे इसमें इंसर्ट कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया, और इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में यानी बी में ही रोपित कर दिया गया। अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्तन सामान्य रूप से हुआ और अंततः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने डॉली को जन्म दिया अपने बॉडी में रख करके, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के कार्बन कॉपी के रूप में जाना गया, क्योंकि केंद्रक उसी का था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को हटा करके, अंड कोशिका से हटा करके डॉली के बॉडी सेल के केंद्रक को उसमें डाल दिया गया था, इसलिए सारा लक्षण डॉली में ए का आया, ना कि बी का, जबकि उसका जन्म बी के शरीर से हुआ था। और डॉली एक स्वस्थ क्लोन बनी, ए क्लोन का, फिन डॉर्सेट क्लोन का। और डॉली ने भी आगे संतान का को जन्म दिया, आगे एक नॉर्मल लाइफ भी इसने दिया, बाद में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये सफलता थी। तो आपको बात समझ में आई। इसका बॉडी सेल लिया और इसका एग सेल लिया, इसके एग सेल से न्यूक्लियस हटा करके इसके सेल के न्यूक्लियस को यहां इंसर्ट कर दिया, तो इसीलिए डॉली में सारे लक्षण इसके आ गए, इसी का कॉपी बन गया डॉली। सो दिस इज द केस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होगा। एक बात और मैं आपको बताता हूं, देखो, इन जनरल ट्विंस या जुड़वा का केस क्या है, इसका पूरा साइंस है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जैसे मान लो अभी आपने देखा कि स्पर्म आया
और ओवम को हिट किया, तो इससे क्या बना, एक कंप्लीट सेल जाइगोट, और इसी से आगे एम्ब्रियो बनता है। ठीक है ना। अगर मान लो ये एक हुआ, एक स्पर्म एक ओवम से हिट किया, ठीक है, एम्ब्रियो बना, नॉर्मल विकास। लेकिन एक ही व्यक्ति में मान लो किसी फीमेल ने 2 ओवम को रिलीज कर दिया, ऐसा होता है, सुपर ओवुलेशन हो सकता है। तो अगर 2 ओवम को रिलीज कर दिया तो एक ये स्पर्म से हिट कर गया और दूसरा ये भी हिट कर गया, तो एक दूसरा भी तो जाइगोट बन गया, उसी फीमेल में 2 जाइगोट बन गया, अब 2 बच्चे बन गए। ये एक केस है जुड़वा का, ये 1 केस है। देखो आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक स्पर्म क्या होता है, देखिए मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ये एग सेल है और ये जो डॉट जैसी संरचना दिख रही है स्पर्म है। ठीक है, एक बना, एक जाइगोट बना। ठीक है, अब ये 2 में विभक्त हो गया, इसको मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये एक केस है कि एक जाइगोट से 2 आगे फिर बन गया, ये मोनोजाइगोटिक है, आइडेंटिकल है। लेकिन अगर मान लो एक स्पर्म एक ओवम और एक स्पर्म एक ओवम, 2 अलग से जाइगोट बन गया, तो इसको फ्रेटर्नल डाइजाइगोटिक सिस्टम कहा जाता है। इसमें एक ये बन रहा है, इसमें ये 2 बन रहा है, इसको फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। आप समझो, फ्रेटर्नल ट्विंस को ना सहोदर जुड़वा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक अंडाणु एक अलग शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 भ्रूण बनते हैं, यानी एम्ब्रियो ही 2 बन जाते हैं इसमें, 2 एम्ब्रियो। इसी को फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। ईच एग इज फर्टिलाइज्ड विद बाय अ डिफरेंट स्पर्म रिजल्टिंग 2 एम्ब्रियोज। एंड फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं ना, जिसको हम सहोदर जुड़वा कहते हैं, ये अलग अलग जेंडर के हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकते हैं, और एक जैसे नहीं भी दिख सकते, क्योंकि 2 एम्ब्रियो बना है। वे अपने जीनोम का आधा हिस्सा अलग अलग समय पर पैदा हुए भाई बहनों के समान साझा करते हैं, और प्रत्येक बच्चे की एक अलग नाल होती है, तो ये इंडिविजुअल है, इसको कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। मतलब 2 ओवम, ये कब होता है, नोट पॉइंट में देखो, क्योंकि हमने क्या देखा था कि फीमेल बॉडी आमतौर पर हर महीने दोनों ओवरी में से किसी एक से एक ओवम निकलता है। अगर किसी फीमेल ने एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक एग को रिलीज कर दिया, जो कि सुपर ओवल्यूशन कहलाता है, ऐसा हो सकता है, तब संभव है कि ये फ्रेटर्नल ट्विंस बन जाए, मतलब 2 एम्ब्रियो बन जाए और दोनों जुड़वा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 एम्ब्रियो से बना है। तो इसको हम कहते हैं फ्रेटर्नल डाइजाइगोटिक। ये वाला जो केस है ना, ये डाइजाइगोटिक है। ठीक है, और इनके ये देखो, ये एक ही जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मेल फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन मोनोजाइगोटिक में क्या होते हैं, एक ही ये बना है। देखो समान जुड़वा या आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होते हैं, इन्हें मोनोजाइगोटिक जुड़वा भी कहा जाता है। ये तब होता है जब एक अंडाणु एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं, और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है ना, वो 2 में विभाजित हो गया, फर्टिलाइजेशन एक ही हुआ, एक स्पर्म एक ओवम से बना और यही 2 में टूट गया। एक जैसे जुड़वा बच्चे होने की संभावना अपेक्षा इसकी संभावना थोड़ी कम होती है, लेकिन हो सकता है। प्रत्येक 1000 में से 3-4 केस ऐसा होता है। तो हमने देखा जुड़वा बनने के 2 केसेस हो सकते हैं, या तो एक स्पर्म एक ओवम से फ्यूज हुआ, एम्ब्रियो बना, और वही एम्ब्रियो डिवाइड होकर के 2 के रूप में बढ़ गया, तो ये आइडेंटिकल है, मोनोजाइगोटिक। थोड़ा सा रेयर है लेकिन हो सकता है। लेकिन फ्रेटर्नल ट्यून्स क्या है, इसमें 2 ओवम 2 स्पर्म से इंडिविजुअली 2 एम्ब्रियो बनाते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये एक प्रश्न है। देखो ये अभी सीटेट में ही आया है, और भी पेपर में आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। पुरुषों के 2 शुक्राणु, अब पुरुषों से तो कई शुक्राणु आ सकते हैं, लेकिन महिला से तो एक ही अंडाणु आते हैं आमतौर पर, बट एक से ज्यादा आ गया तब तो वो सुपर ओवल्यूशन है ना। तो पुरुषों के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ संलयित होते हैं, तो इससे बनने वाला जुड़वा क्या होता है, आइडेंटिकल होगा या फ्रेटर्नल होगा या दोनों होगा या क्या होगा। तो हमने क्या देखा,
ये वाला केस आपसे पूछा जा रहा है, ये इसको क्या बोलेंगे? ठीक है ना, समझ में आ गया क्या है? तो इसको फ्रेटर्नल बोलते हैं। ठीक है? अगर मान लो एक स्पर्म एक ओवम से फर्टिलाइज हो गया और फिर एम्ब्रियो बाद में डिवाइड हो गया, तो आइडेंटिकल ट्विंस है। ठीक है, तो ये चीज आप अलग से याद रखिएगा। बाकी यंग से अडल्ट बनने के केस में मेढक की कहानी दी गई है। मेढक के अंडे हैं और टेडपोल जो बच्चा मेढक है उसका रूप रंग वयस्क मेढक से बिल्कुल अलग होता है, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसकी बॉडी संरचना बदलती है। देखो मेंढक जो है ना, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, जैसे टेडपॉल का जो बॉडी डिजाइन होता है वो वयस्क मेढक से बिल्कुल अलग होता है। इंसान में ऐसा नहीं है। इंसान का जो बेबी होता है उसका उसके जितने हाथ पैर नाक कान होते हैं वो वयस्क में भी वैसे ही होते हैं, लेकिन मेढक और बच्चे मेढक में बहुत फर्क है ना। तो टेडपॉल और वयस्क को तुलना करेंगे तो इसके बॉडी डिजाइन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि टेडपॉल जो है ना ड्रास्टिक बॉडी चेंज से होते हुए वयस्क के कैटेगरी में पहुंचता है, ये याद रखना है। टेडपॉल एक्चुअली में रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, और उसके कई सारे गुण वयस्क मेढक के टेडपॉल से मैच नहीं करते। और ये जो ड्रास्टिक चेंज बॉडी में हुआ ना, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। काया का पूर्णतः बदल जाना कुछ कीटों में होता है, मेंढक में होता है, मनुष्य में नहीं होता है, याद रखिएगा, सब जगह में नहीं होता है। यही कुछ पॉइंट थे और इसको हमें डिस्कस करना था, तो होपफुली टर्न कर लिया। और इसका जो दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्शन का, प्लांट से संबंधित या और भी जो इसके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे, तब जाकर के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा इतना ही। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।